हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो है आपका क्लास 7th की जो हमने सिविक्स स्टार्ट करी थी और उसमें ये चैप्टर चल रहा है अपना पहला वाला ही। तो इसमें टॉपिक है आज का अपना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अराउंड दी वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सबको मैंने बताया था कि जो दुनिया भर में जो मोस्टली गवर्नमेंट पाई जाती है वो 3 तरह की गवर्नमेंट पाई जाती है, या तो मोनार्की होगी, या डिक्टेटरशिप होगी, या फिर डेमोक्रेसी होगी। मोनार्की आपको पता है जहाँ राजा रानी वाला सिस्टम चलता है। डिक्टेटरशिप जहाँ पे एक व्यक्ति का दबदबा चलता है, जैसे आपने देखा होगा किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया, हिटलर जो जर्मनी हुआ करता था, ठीक है। और डेमोक्रेसी आपको पता है सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आज की डेट में दुनिया में जो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट मिलेगी वो मिलेगी डेमोक्रेसी वाली। तो जहाँ डेमोक्रेसी होती है उस तरह की सरकार को बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी आपको पता है मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है मॉडर्न वर्ल्ड में। अगर आपसे पूछे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो गवर्नमेंट है वो कौन सी है, वो है आपकी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की तुलना किससे कर सकते हैं? मोनार्की से, जहाँ राजा रानी वाला सिस्टम होता है ना। डेमोक्रेसी की तुलना किससे कर सकते हैं? डिक्टेटरशिप से, जैसे किम जोंग उन, जहाँ पर सारी पावर एक व्यक्ति या एक ग्रुप के हाथ में होती हैं। जैसे चाइना में भी डिक्टेटरशिप चलती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की, राइट, ओके। इस चैप्टर में हम देखेंगे अलग अलग काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी देखो बहुत तरह की होती हैं, उनको भी हम देखने वाले हैं, उनमें क्या अंतर है और उनमें क्या डिफरेंस है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो मेन टॉपिक है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। कि यार जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है वहाँ डेमोक्रेसी में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखो मैं एक बेसिक सी चीज़ बता देता हूँ, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे ना। एक बार बेसिक देखेंगे फिर उसके बाद इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम जानेंगे कि यार डेमोक्रेसी में आखिरकार होता क्या है, क्या क्या मेन चीज़ें आपको डेमोक्रेसी में देखने को मिलेंगी। देखो एक बेसिक सी चीज़ याद रखना, जहाँ जहाँ पर डेमोक्रेसी होगी, आपको पता है भारत में डेमोक्रेसी है, उसके कुछ फीचर्स होते हैं। क्या क्या फीचर्स होते हैं वही फीचर मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। पहली बात, डेमोक्रेसी में आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक किताब होती है और इस किताब के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, इस किताब के अंदर लॉज लिखे होते हैं, इस किताब के अंदर पावर्स होती हैं गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स की, सब कुछ इस किताब के अंदर लिखा होता है। तो डेमोक्रेसी में एक प्यारी चीज़ आपको क्या देखने को मिलेगी? कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है भारत में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत में कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का है ना। दूसरी चीज़ डेमोक्रेसी में क्या देखने को मिलेगी? लोगों को फंडामेंटल राइट दे के रखते हैं। क्या दे के रखते हैं? फंडामेंटल राइट्स। हाँ, लोगों के पास अलग अलग तरह के अधिकार होते हैं, जो सिटीजन होते हैं उनके पास अलग अलग तरह के राइट्स आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपको राइट टू इक्वलिटी का अधिकार होता है ना। आपको राइट टू फ्रीडम अधिकार होता है, फ्रीडम कई तरह की आपको फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है। आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता, ये अधिकार है। कोई व्यक्ति आपका क्या नहीं कर सकता? शोषण नहीं कर सकता। आप कोई सा भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो। आपके कल्चर को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा, कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अधिकार होता है। ऐसे करके बहुत सारे फंडामेंटल राइट यहाँ पे दे के रखते हैं। डेमोक्रेसी में आपको रूल ऑफ लॉ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि यार लोग कानून की नज़र में सारे के सारे लोग बराबर हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून की नज़र में सब कैसे बराबर हैं। और डेमोक्रेसी में क्या देखने को मिलेगा? डेमोक्रेसी में आपको वोटिंग राइट्स देखने को मिलेंगे। आपको वोट डालने का अधिकार होगा, वोटिंग राइट्स देखने को मिलेंगे। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं। सबसे खास बात क्या होते हैं? इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस होते हैं तो आपको राइट टू चूज गवर्नमेंट, राइट टू चूज, आप अपनी गवर्नमेंट चुन सकते हो, ऐसा डेमोक्रेसी में आपको देखने को मिलेगा। डेमोक्रेसी में आपको इंडिपेंडेंट जुडिशरी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी जो है वो सरकार के दबाव में आए बिना इंडिपेंडेंटली काम करती है। ये सिस्टम आपको देखने को मिलेगा डेमोक्रेसी के अंदर, है ना। तो डेमोक्रेसी में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जिसमें इक्वलिटी पे बहुत फोकस होता है, फ्रीडम पे फोकस होता है, रूल ऑफ लॉ होता है, सारी चीज़ें कानून के हिसाब से होती हैं, लोगों के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है सबको मतलब वोट डालने का अधिकार होता है। जैसे भारत में जो भी लोग अडल्ट हैं, जो भी लोग जिनकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है, सबके पास राइट टू वोट है। इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। ये आपको देखने को मिलेगा। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस के माध्यम से आप अपनी सरकार चुन सकते हैं, आप गवर्नमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है कोई सरकार तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यार ये प्यारे प्यारे फीचर हैं किसके? डेमोक्रेसी के, जो बाकी जगह पर नहीं देखने को मिलते हैं। तो अब हम देखेंगे अपनी बुक में क्या दे रखा है, राइट। लो भाई,
तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं? तो नंबर 1 है इक्वलिटी, मैंने अभी बताया था। डेमोक्रेसी की यार जान है यार, डेमोक्रेसी मतलब जहां पर इक्वलिटी ना हो तो फिर वो डेमोक्रेसी किस बात की है ना। तो इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी मीन्स दैट एवरी पर्सन हैज द राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली, हर व्यक्ति को अधिकार है कि भाई उसको बराबर ट्रीट किया जाए, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इक्वलिटी का मतलब है नो डिस्क्रिमिनेशन। आप देखो जब देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था, जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, अंग्रेजों से पहले मुगल्स भारत में रूल करते थे, मुगलों से पहले दिल्ली सल्तनत रूल करती थी, बहुत सारी विदेशी ताकतों ने यहाँ पे रूल किया था, तो उस समय डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था। अपनी सोसाइटी को आपको पता है पहले डिवाइड कर रखा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्रों के साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार होता था, उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते थे। तो इक्वलिटी का प्रिंसिपल कहता है कि बॉस हर व्यक्ति बराबर है, आप किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करोगे, अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं करोगे, आप सबको इक्वली ट्रीट करोगे, सबके पास बराबर अधिकार है। इट ऑल्सो मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव इक्वल एक्सेस टू फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। देख रहे हो, इक्वलिटी का मतलब ये भी है कि यार जितने भी रिसोर्सेस हैं, जितने भी रिसोर्सेस मतलब एजुकेशन हो, एजुकेशन में सब लोग पढ़ सकते हैं। पहले नहीं ऐसा होता था, आप सारी सरकारी जगहों पर जा सकते हो, आप पब्लिक पार्क्स में जा सकते हो, आप सरकारी हॉस्पिटल में जा सकते हो, कोई भी सरकारी पॉइंट है उसको एक्सेस कर सकते हो, कुएं को एक्सेस कर सकते हो, मंदिर में जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, आपको बराबर एक्सेस है। और कानून की नज़र में सब बराबर है, ना कोई गरीब, ना कोई अमीर, ना कोई राजा, ना कोई फकीर, ना कोई प्रधानमंत्री, ऐसा कुछ नहीं। कानून जो है बॉस, कानून सबके लिए बराबर है। तो ये डेमोक्रेसी का पहला फीचर है बॉस। दूसरा है बॉस फ्रीडम। फ्रीडम डेमोक्रेसी का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को राइट है कि वो अपनी चॉइस के हिसाब से मतलब अपनी चॉइस खुद डिसाइड कर सके, एक्सप्रेस कर सके अपनी ओपिनियंस को, इतना अधिकार होना चाहिए, है ना। आप जो करना चाहते हो वो कर सको यार। मान लो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं आर्टिस्ट बन सकता हूँ, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं टीचर बन सकता हूँ। सबको अपनी चॉइस के हिसाब से काम करने का अधिकार है, सबको अपनी ओपिनियंस एक्सप्रेस करने का अधिकार है, मेरे विचारों को मैं व्यक्त कर सकूँ। ऐसा नहीं कि यार मैं कुछ भी बोलूँ सरकार तुरंत पकड़ कर डाल दे जेल में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फ्रीडम का मतलब ये होता है बॉस, है ना। और भी चीज़ें आगे जाके आप और डिटेल में देखोगे। रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेसी में एक और चीज़ क्या देखने को मिलती है, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सके। जैसे मान लो आपने देखा होगा अपने प्यारे भारत में जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, किसके चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो उसमें 543 रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। पूरे देश में से 543 रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है। इनको हम एमपीज बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बोलते हैं। कमेंट करके बताओ आपके आसपास का एमपी कौन है ना। और ये रिप्रेजेंट, इन्हीं एमपीज को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स। क्या बोलते हैं बॉस, रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई पूछे सेंट्रल गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, तो आप बताओगे एमपी। कहाँ बैठते हैं भैया, लोकसभा में। कितने हैं वो, 543। कौन चुनता है इनको, जनता। कौन चुनती है भाई इनको, जनता चुनती है, ठीक है। तो देखो दिस इज डन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के माध्यम से इनको चुना जाता है। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लेजिस्लेचर का हिस्सा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो मैंने अभी बताया था। सबको यार वोट डालने का अधिकार है। क्या डालने का अधिकार है, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ग्रांट्स एवरी सिटीजन अबव द सर्टेन एज। एज कितनी है भाई, आज की डेट में भारत में कोई भी व्यक्ति 18 साल या 18 साल से ऊपर है तो उसको राइट टू वोट मिलेगा। और राइट टू वोट है तो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है। जब भी ये शब्द रिप्रेजेंटेटिव आए ना भाई, समझ लेना सेंट्रल गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव होता है एमपी, कौन होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और स्टेट गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव होता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है इलेक्शन के माध्यम से। एज कितनी रखी गई है, 18 साल। फंडामेंटल राइट्स, वाओ, डेमोक्रेसी का एक और फीचर क्या होता है, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट आपको मैं बता दूं, भारत में 6 फंडामेंटल राइट हैं बॉस। कितने फंडामेंटल राइट हैं, 6, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट ऑफ ए सिटीजन सच एज राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर ऑल प्रोवाइडेड एंड प्रोटेक्टेड इन डेमोक्रेसी। तो फंडामेंटल राइट दिए भी जाते हैं और उनको प्रोटेक्ट भी किया जाता है। ये डेमोक्रेसी का एक और फीचर है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मैंने बताया था गवर्नमेंट के मेनली 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है जुडिशरी के कामों में एग्जीक्यूटिव दखलंदाजी ना करे और जुडिशरी के कामों में लेजिस्लेचर दखलंदाजी ना करे। जुडिशरी अपना काम इंडिपेंडेंटली करे। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंश्योर दैट एवरी सिटीजन्स फंडामेंटल राइट आर प्रोटेक्टेड। देखो जुडिशरी की भारत में एक और जिम्मेदारी है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके चले। लॉज आर फॉलोड बाय द सिटीजन, जुडिशरी की ये भी जिम्मेदारी है कि कानूनों को सही से सिटीजन्स फॉलो करें। ऑल्सो बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट्स, लोग भी फॉलो करें और सरकार के सभी पार्ट्स उसको फॉलो करें, राइट।
तो इट इज यूजफुल टू रिमेंबर दैट इवन दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैव इवॉल्व ओवर द टाइम। अब यार ऐसा नहीं है ये फंडामेंटल सिटीजन जब डेमोक्रेसी आई तो सारी चीजें एक साथ आ गई थी, ये भी इवॉल्व हुए थे, इवॉल्व मतलब डेवलप हुए थे, विकसित हुए थे। जैसे एग्जांपल दे रखा है, इंडिया प्रोवाइडेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब राइट टू वोट टू इन इलेक्शंस टू ऑल एडल्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इन द इंडियन रिपब्लिक इन 1950। देखो जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ था ना भाई 1950 में, आपको पता है 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, तो उसी समय पर हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को लागू कर दिया। मगर आप देखो स्विट्जरलैंड की बात करें तो महिलाओं को राइट टू वोट मिला था 1971 में। तो यार सोचो कितने लकी है यार हमने ना, अपने भारत देश में जो राइट टू वोट है अपने आज़ाद होते ही मिल गया था हमको, जैसे ही संविधान लागू हुआ था 1950 में ना। मगर स्विट्जरलैंड में महिलाओं को कब तक इंतजार करना पड़ा था? 1971 में। मतलब स्विट्जरलैंड ने धोखा दिया था महिलाओं को, पहले सिर्फ मेल्स को दिया था राइट टू वोट और फीमेल्स को नहीं दिया। मगर अपनी सरकार कितनी प्यारी थी, अपने संविधान बनाने वाले कितने प्यारे थे, सबको दिया था। तो इसका मतलब डेमोक्रेसी जो है ना सारे देशों में एक जैसी नहीं है। डेमोक्रेसी में जो फीचर्स हैं ये धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं, राइट। क्लियरली द अबव प्रिंसिपल आर आइडियल्स, नॉट ऑल डेमोक्रेसीज आर एबल टू पुट देम इन प्रैक्टिस। देखो ऊपर वाले प्रिंसिपल जो हमने डिस्कस किए आइडियल्स हैं, अलग अलग डेमोक्रेसी में अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस किए जाते हैं। किसी किसी डेमोक्रेसी में तो देखने को मिलेगा कि जुडिशरी वहाँ है ही नहीं, सरकार के जो ऑर्गन्स हैं कोई कंट्रोल कर रहा है, तो मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग सिस्टम देखने को मिलेगा। मगर फिर भी ये आइडियाज जो हैं ये सबसे आगे रखे जाते हैं, ठीक है ना। अब अगला टॉपिक है भाई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक फॉर्म्स मतलब डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन से हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, इस वाले टॉपिक को हम फिर हम अलग से डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूँ एक एक टॉपिक एक वीडियो में डिस्कस करूँ ताकि आप पे भी लोड ना पड़े और हम भी आराम से बना दें, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।